Good afternoon, everybody. So now I am going to discuss about from question number 21 up to 21 I have explained. So now I will explain from question number 22. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट निकालना है आरसी सर्किट के लिए. ठीक है. तो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, आरसी टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट इज नथिंग बट आर इनटू सी. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थेवेनिन्स आर 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 इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. आर इक्विवेलेंट मतलब कि आरटीएस निकालना पड़ेगा. आरटीएस मतलब कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या कंसेप्ट ये है कि वोल्टेज सोर्स, जब भी हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये क्या कंसेप्ट होता है कि वोल्टेज सोर्स जो भी गिवन वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट कर दोगे और जो है जिसके अक्रॉस, जैसे कि यहाँ कैपेसिटेंस है तो उसको ओपन कर दोगे. यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको. यहाँ पे अगर आप सिमिलर क्वेश्चन पूछा होता आर एस सर्किट के लिए तो भी यही कंसेप्ट होता कि यहाँ पर अगर एल लगा हुआ है तो उस एल को हटा दोगे, फिर यहाँ से लिखोगे भाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा. ठीक है. तो बस भाई वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे और करंट सोर्स को ओपन करोगे. ठीक. तो यहाँ पर यह कि चूंकि ये वोल्टेज सोर्स था इसलिए जो है इसको शॉर्ट कर दिया गया. वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया गया. क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसको शॉर्ट कर देते हैं. ठीक है. तो ये शॉर्ट कर दिया हमने. शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये और ये 120 और 80 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए. पैरेलल में क्यों आ जाए, क्योंकि देखो इसका इसका पोटेंशियल ए है और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जो है, जस्ट वेट फॉर मिनट. हाँ, इसका एक पोटेंशियल ए है और इसका पोटेंशियल बी है. तो पता चला कि ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ गए. ठीक है. पैरेलल में आ गए तो 18 to 1 पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू के बराबर होता है. तो बस वही यहाँ पे हुआ है ये. ठीक है. ये हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे 48 ओम आ गया. फिर इनका इक्वलेंट जो होगा वो 48 ओम आ गया. फिर अब क्या होगा, ये 48 ओम 12 के साथ सीरीज में आ जाएगा. ठीक है. कंसेप्ट क्या है कि जो कैपेसिटेंस, जिसके जैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस को ओपन सर्किट कर दो, या तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड हो या इंडक्टर कनेक्टेड हो, उनको तुम ओपन सर्किट कर दोगे. ओपन मतलब कि उसके उसके क्रॉस निकालना है तो उसको ओपन कर देना है, उसको ओपन कर देना है. फिर यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालना है. ठीक है. तो ये हो गया. फिर यहाँ से 48 टोटल एक दूसरे के सीरीज में आ जाएंगे तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो ये हो जाएगा. और किसी भी आरसी सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर इंटू सी के बराबर होता है. आर इक्विवेलेंट बेसिकली आर इंटू सी के बराबर होता है. तो ये इसका आ जाएगा 12 माइक्रो सेकेंड विल बी द राइट आंसर. ठीक है. तो सी ऑप्शन आ जाएगा. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपको दिखाएं कि कल को ये दिया रहता कि यार ये क्वेश्चन है, इसके लिए निकालो टाइम कांस्टेंट क्या होगा. तो इसके लिए टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल ये कंसेप्ट है कि इस रेजिस्टेंस को ऊपर शिफ्ट कर दो. मतलब ये सर्किट ऐसे ही रहेगा, ये 6 रहेगा यहाँ पर, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. अब इसके लिए करना क्या है आपको, करना ये है कि अब यहाँ पे इसको ओपन कर दोगे. ओपन कर दोगे ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा. ये मिल के 13 ओम हो जाएगा. और ये दोनों जैसे यहाँ 4 दिया कुछ भी जाओ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएगा. ठीक है. ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में, और उसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा. एक ये इसका ऐसे बन जाएगा और इसका ऐसे बन जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर जो है हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ठीक है. तो लॉजिक ये है कि अगर इसका इधर दे दिया है तो ऐसा नहीं कि आप इसको ओपन कर लोगे फिर कहोगे ये यहाँ पर करंट नहीं जाएगी तो उसमें इसको लेंगे नहीं. नहीं, करने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस वाले को आपको इसके साथ सीरीज में पुट करना पड़ेगा. ठीक है. तब इसका एडिशन जो है वो 13 हो जाएगा. तो हमारा सर्किट जो बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ऐसे. फिर ये कैपेसिटेंस और ये 13 हो. ठीक है. सारे रेजिस्टेंस को एक साइड कर लोगे, फिर यहाँ से आर ओपन करोगे, फिर वही जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने बताया जैसे हो रहा है वैसे ही इसमें भी होता चला जाएगा. ठीक है. कंसेप्ट यह है कि लोग भूल के जाते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को जो है हम ओपन कर देते हैं जब भी हम आरटीएस निकालते हैं. ठीक है. सो राइट आंसर फॉर दिस 12 माइक्रो सेकेंड. आई विश ये जो है मिली सेकेंड इज राइट आंसर. ठीक है. 12 मिली सेकेंड. ठीक. तो आई थिंक इट इज क्लियर. ठीक. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23. एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि डाइवर्जेंस क्या होता है, ए वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल. अब देखो यार, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट में क्या अंतर होता है. डाइवर्जेंस जो है, इसको डाइवर्जेंस क्यों बोला जाता है, इसको डाइवर्जेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाला जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, इसको हम किस क्वांटिटी पे लगा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी पे या स्केलर क्वांटिटी पे. तो आंसर इज ए विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम डाइवर्जेंस बोल देते हैं. ठीक है. अगर सपोज करो ए जो है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होता, जैसे अभी क्वेश्चन में क्या है, ए एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर ए एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता, अगर ए एक स्केलर क्वांटिटी मतलब कि ऐसा, मतलब एक्स वाई जेड इस तरह से, ये होता है स्केलर क्वांटिटी जिसमें आई कैप जे कैप कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. तो ए वेक्टर ए हो जाता है स्केलर क्वांटिटी. उस टाइम इस पूरे ऑपरेटर को कहते हैं कि इसको हम ग्रेडियंट बना रहे हैं, ग्रेडियंट ऑपरेट कर रहे हैं. लेकिन ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए जो होगा ये इसको कहेंगे हम कि ये क्या है, ये डाइवर्जेंस अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो डाइवर्जेंस एकदम सिंपल कंसेप्ट होता है. डाइवर्जेंस क्या होता है,
ये इंटू गिवन ए वेक्टर, ठीक है। अब बस ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि आई कैप इंटू ए एक्स कैप क्या होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि ए क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो बस, और आई और वाई वो जीरो का, क्योंकि इधर से, क्योंकि आई जे और के कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका डेल ऑपरेटर जो होगा, इसके अप्लाई करोगे, डेल बटे डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, डेल बटे डेल वाई ऑफ 6y स्क्वायर विल बी 12y, और डेल बटे डेल जेड ऑफ जे क्यू विल बी 3d स्क्वायर, ठीक है। अब डाइवर्जेंस हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना था, जो पॉइंट 241 था, तो हमने वहां से निकाला, तो इसका आंसर क्या आ गया, 55, ठीक है। तो 55 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। ये एक बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, जो कि अब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है वो डी बटे डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स होता है। इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू डी बटे डी टी ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक। तो 24 का जो आंसर होगा थर्ड होगा, ठीक। 24 का आंसर इज 3। ये एकदम जो है याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये स्टेप अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया गया, तो केवीए रेटिंग क्या होगी ऑटो ट्रांसफार्मर की। इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, भाई देखो एस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, इसको एकदम जो है ये बेसिकली ये ट्रिक है जो हम लोग की कोचिंग में पढ़ाई गई थी। ये ट्रिक जो है वो ये एस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी गिवन एस ए ऑफ टू वाइंडिंग प्लस माइनस वन एस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये प्लस माइनस डिपेंड करता है इसकी पोलैरिटी पे, कि एडिटिव पोलैरिटी की गई है या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी की गई है। चूंकि ये स्टेप अप कह रहा है, इसका मतलब जो होगा वो वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो हमेशा प्लस अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टेप डाउन होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। तो ये कंसेप्ट याद रखो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एस और ए टू वाइंडिंग निकाला गया, टू वाइंडिंग मतलब कि टू वाइंडिंग का रेशियो, मतलब कि 2400 अपॉन 240, ये टू वाइंडिंग की रेटिंग थी ना। तो यहाँ पे देखना दोनों में टू वाइंडिंग इस्तेमाल होता है, एस ऑफ टू वाइंडिंग इंटू ए ऑफ टू वाइंडिंग। तो एस ऑफ टू वाइंडिंग निकाला गया, ठीक है। इससे एस ऑफ टू वाइंडिंग निकालने के बाद ए ऑफ टू बाइंडिंग निकाला गया, एस ऑफ टू बाइंडिंग जो वो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 50 केवीए वाज गिवन, और ए निकाला गया 2400 अपॉन 240, मतलब ए ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ से उसका 10 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 + 1 = 50। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका है करने का। अदरवाइज अब बाकी लोग क्या बताते हैं कि पूरी करंट रेटिंग निकालो, वोल्टेज निकालो, ऐसा इतना टाइम नहीं रहता है भाई एग्जाम में। तो सिंपल आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है कि भाई एस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर विल बी गिवन एज ए ऑफ टू बाइंडिंग प्लस माइनस एस ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये अगर ए, ठीक। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसलिए यहाँ पे 10 आया, मतलब 10 क्या, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसलिए यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो सी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। फिर आता है 26 क्वेश्चन इज वेरी इजी, कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर सिंपली गिवन है, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई होता है। cos फाई क्या होता है, cos फाई जो होता है हमेशा लेस देन 1 होता है। तो इसका जनरली आंसर जो होगा, अगर रेंज आपसे कल को पूछता है, तो इसका सिंपल आंसर आप हमेशा 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है 0.78 ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली सिंगल फेस रेक्टिफायर का पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसका लेस देन 1 विल बी राइट आंसर फॉर दिस, ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर 27 है, कि 27 इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो इसमें क्या था कि आपको वैल्यूज है, ये सेम क्वेश्चन अगर मैं रिकॉल करूँ तो इसरो वगैरह में भी पूछा जा चुका है, एकदम सेम क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है कि भाई जो भी पावर फैक्टर ये दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग टेन पाई क्या होता है, और जो भी पावर फैक्टर यहाँ दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग टेन पाई क्या होता है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, हैंड कैलकुलेशन था जो भी था। तो कॉस फाई जब ये रहता है तो फाई ये होता है और टेन फाई ये होता है, ठीक है। कॉस फाई ये होता है तो ये 0.9 होता है, फाई टू जो होगा ये होगा, टेन फाई जो होगा ये होगा। तो ये रेटिंग ऑफ ए कंपनसेटर निकालने के लिए ये फॉर्मुला इस्तेमाल होता है, क्यू इज इक्वल्स टू पी 10φ1 - 10φ2 के बराबर होता है, ठीक है। ये किसी भी शंट कैपेसिटर का जो रेटिंग हम निकालते हैं तो वो ये होता है। अच्छा, बाकी लोग बच्चों को कंफ्यूजन क्या होगा कि भाई देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या दिया हुआ है कि इस कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा में कनेक्टेड है, जो भी टैंक ट्रांसमिशन जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, लेकिन पूछ किस में रहा है, पर फेज पूछ रहा है, पर फेज पूछ रहा है। तो हमेशा जो है डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, जब भी यही ध्यान रहता है कि जब भी अगर ये स्टार में कनेक्ट होता तो ये जो है तुमको पर फेज देता, लेकिन पर फेज पूछ रहा है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कनेक्टेड इन डेल्टा, बैंक जो है वो डेल्टा में कनेक्टेड था, तो केवी रेटिंग निकालो कैपेसिटर की पर फेज के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, Q/3 करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मुला है ये 3 फेज के लिए फॉर्मुला है। 3 फेज के लिए फॉर्मुला क्यों है, क्योंकि ये जो पावर हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ये पावर जो हम ये लिख रहे हैं ये 3 फेज पावर के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पी क्या लिखा, 5 लिखा। 5 जो ये दिया है ना, ये 3 फेज पावर रेटिंग दिया हुआ है, 5 किलोवाट 3 फेज पावर रेटिंग दिया है ना इंडक्शन मोटर का, सिंगल फेज पावर रेटिंग नहीं दिया है। इसलिए ये इस फॉर्मुले से जो तुम्हारा क्यू आएगा, ये कंपनसेशन के 3 फेज रेटिंग देगा, उसकी सिंगल फेज रेटिंग नहीं देगा।
पर फेज रेटिंग के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे याद रखो कि जब भी ये 0.75 हो तो 10 पाई क्या होना चाहिए, और ये 0.9 हो तो 10 पाई क्या होना चाहिए। तो यहाँ से क्यू रेटिंग आ जाएगी। फिर ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि क्यू इज इक्वल टू पी 10 पाई 1 माइनस 10 पाई 2 के बराबर होता है। ठीक है। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या करना है, ये निकालना है आपको। हाँ, रोटर स्लिप क्या होता है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है कि रोटर कॉपर लॉस होता है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए कि रोटर कॉपर लॉस होता है वो एस टाइम रोटर पावर इनपुट के बराबर होता है। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस टाइम रोटर पावर इनपुट। ठीक। तो यहाँ से जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब वो जब डिवाइड करेंगे तो रोटर कॉपर लॉस सुपर रोटर, मतलब कि यहाँ आगे देखेंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर पावर इनपुट, रोटर इनपुट। ठीक है। तो एस की वैल्यू जो है वो यहाँ से आ जाएगी, तो रोटर कॉपर लॉस और रोटर पावर इनपुट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना। एक तो ये कंसेप्ट जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर इक्वलेट अगर ऐसे दिया तो कैसे निकालेंगे। और दूसरा जो मैं बता रहा था वो ये था, ये कि जब जो भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई है ये, क्योंकि पी थ्री फेज वाला तुम पुट कर रहे हो तो क्यू भी जो तुमको मिलेगा वो थ्री फेज के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, सिंगल फेज के करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा। सिंगल फेज के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, क्यू पर फेज निकालना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये दिया होता भाई क्यू निकालो, कुछ ये नहीं दिया था इन ईच फेज, तो आप सिंपल जो है जो आता वही लिख देते। ठीक। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आई so so from question number 29 I will explain in next video. Thank you.